यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 100 बिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड, जो कि नॉन ऑयल होगी, ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो है ट्रेड बढ़ाने का फैसला किया। और इस तरह से यूएई का सबसे बड़ा जो ट्रेडर है वो इंडिया बन जाएगा, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है यूएई। वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए। मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। भारत में जाके $100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की। इंडिया ज़्यादा उन्हें एक स्टेबल इकोनॉमी और स्टेबल ऑफर दे रहा है सो फार एज द ट्रेड इज कंसर्न। उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसको उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी, तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं। पछता रहे हैं और भी पछताएंगे, इसलिए उधर बैठ के क्या कर रहा है। भारत की जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये ऑल कंट्रीज जो है ना वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स, हमारे साथ नहीं करते। भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है यूएई जैसे कंट्री, सऊदी जैसे कंट्री, मतलब अरब कंट्रीज़ की और उनके रिलेशन इंडिया के साथ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि जो डील अभी हुई है 100 बिलियन की, मतलब अगर हम ऑयल को काउंट ना करें उसके अलावा भी 100 बिलियन का ट्रेड हम एक दूसरे के साथ करेंगे, ऐसी यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और यूएई के बीच में। और अगर ये चीज़ होती है तो यूएई का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो इंडिया हो जाएगा। देखिए अब देखने वाली बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है कि यूएई जैसे कंट्रीज़ या फिर आप खास करके अरब कंट्रीज़ की बात करो तो उनके पास जो पैसा है वो पेट्रोल, डीजल, गैस या फिर इस टाइप की चीज़ें बेच कर है। अब वो लाइफ टाइम चलने वाला है नहीं, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेंगे? जो पैसे हैं उनके पास वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जिससे उनको आने वाले दिनों में वहाँ से रिटर्न्स मिलते रहे और उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। तो उनके लिए सबसे बड़ा मतलब वो ऐसा नहीं करेंगे कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर देंगे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया के अंदर ही है। सऊदी कई बार यहाँ पर डिक्लेयर कर चुका है, हमने कई बार सोचा है। इवन यूएई ने तो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, मतलब तय किया था कि भी ये हम शुरू कर देंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यूएई और इंडिया के दरमियान होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो कि 100 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, जो कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया एक दूसरे के साथ ट्रेड को इंक्रीज करने का अप टू 100 बिलियन डॉलर्स। ऑलरेडी हम ये भी जानते हैं कि इंडिया ने साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ अपनी टाइज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके साथ साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स भी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को इस अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस करने चाहिए? दुबई में मुत्तहिदा अरब इमारात में बहुत से इंडियंस हैं जिनका अपना मतलब बिजनेस है वहाँ पे, और बहुत से बिजनेस हैं, एक नहीं बहुत से बिजनेस हैं। पाकिस्तान उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं ना वो इंडिया की ही हैं, और उनके बगैर उनकी ट्रेड चल नहीं सकती। इतना मतलब उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे कि ये जो हमारे लोग भी जाते हैं ना ये भी उन्हीं के पास काम करते हैं। इतनी मल्टीनेशनल मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना उनके ऊपर होल्ड ही उनका है। तो हमारा हर एरिया बहुत हसीन है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर ये ऑल कंट्रीज जो है ना वो हमें आगे आने नहीं देना चाहते। उनका एक ही मकसद है कि जी मुसलमानों को दबा दो। इनको इकॉनमी की तरफ से, मईशत की तरफ से, इवन थिंग ऑल चीज़ों से इनको जो है ना इतना डिग्रेड कर दो कि कभी सर उठा ही ना सकें। इसी वजह से ये लोग दूसरे ममालिक के साथ तो करते हैं डील्स, हमारे साथ नहीं करते। रीज़न ये है कि हम एक तो उनका हर काम बड़ी स्पीड से करके दिखा देते हैं, जो उन्हें वो चाहते हैं कि ज़हनी तौर पर ना वो मतलब एकदम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ी स्पीड से काम करके दिखा देते हैं। बाकी ममालिक नहीं चाहते कि हमारा नाम हो, हम आगे बढ़ें या हमें किसी भी तरह
किसी भी पॉइंट से हमें वो ऊपर आने ही नहीं देना कि चाहते। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 100 बिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रेड जो कि नॉन ऑयल होगी, ऑयल इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलावा जो है ट्रेड बढ़ाने का फैसला किया और इस तरह से यूएई का सबसे बड़ा जो ट्रेडर है वो इंडिया बन जाएगा, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है यूएई। क्या लगता है, किस तरह का ओपिनियन रखते हैं आप इसके बारे में? जी देखिए, डेफिनेटली इंडियन मार्केट जो है ये इंटरनेशनली बीट कर रही है हर सेक्टर के अंदर, साउथ एशिया के अंदर बाकी तमाम कंट्रीज़ को, और उसके साथ ही पाकिस्तान उनका आपको पता है नेबर है, तो इसके साथ तो हमेशा से उनकी इस तरह से रही है कि उनको बीट। इस वक्त सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस चीफ हैं उन्होंने इंडिया का पहली दफा विजिट किया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो पाकिस्तान जिसने पूरी जिंदगी मुस्लिम उम्मा को रोक के रखा कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ना बनाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो खास किस्म की एक पोजीशन थी, ये जो विजिट है, जिस तरह आपको पता है जनरल नरवाने पिछले साल गए थे यूएई और सऊदी अरब का विजिट किया, और अभी सऊदीज का इंडिया आना, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब और भारत के जो ताल्लुकात हैं ये पाकिस्तान पे कोई असरअंदाज हो सकते हैं और कश्मीर के मसले पे भी कोई असरअंदाज हो सकते हैं? बिल्कुल असरअंदाज, बल्कि हो रहे हैं असरअंदाज। उसकी वजह यह है कि मैं आपको यहाँ पे याद कराना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया और ओआईसी की जो पोजीशनिंग कश्मीर की थी, जब पाकिस्तान ने उस पर इजलास बुलाने की कोशिश की थी तो सऊदी अरेबिया ने बड़ा बुरा मनाया था। यहाँ पे मैं उस जो उनका ट्रिप है उसको इसके साथ भी कंपेयर करूंगा कि सऊदी अरेबिया इज गोइंग थ्रू मेजर रिफॉर्म्स, अपनी आइडियालॉजी, अपनी उनकी पूरी इंटरनेशनल इमेजिंग, जिस तरीके से अपना वो झंडा तब्दील कर रहे हैं, अपना तराना तब्दील कर रहे हैं। आज एक नई खबर आई है कि उन्होंने हिजाब की पाबंदी भी खत्म कर दी है। उसी तवातर के साथ वो दुनिया के साथ नए रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करूंगा कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट ईरान से बातें भी कर रहा है, और उसकी वजह उसकी वजूहात कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इस्लामिक कंट्रीज, एक तो वो इस्लामिक उम्मा वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अब इस्लामिक ममालिक अपने मुआशी मफादात को मद्देनजर रखकर अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं। भारत के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब 370 कश्मीर का मसला था, जब पाकिस्तान एंगेज था पूरे तरीके से कश्मीर में, उस वक्त आपकी मिडल ईस्ट स्टेटें जो थी वो बुला के मोदी साहब को अपने हाईएस्ट अवार्ड देती रही। फिर उसके बाद दुबई ने जाके कश्मीर के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो शुरू कर दिए। तो इस वक्त पाकिस्तान उस चीज में अकेला तनहा होता जा रहा है। और दूसरा एक सबसे बड़ी बात जो गलत पाकिस्तान में तासर दिया जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ। ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप किसी मुल्क के साथ रिलेशनशिप को रिलेशनशिप नहीं समझते जब तक वो डॉलर ना दे। नहीं, मैं फैक्ट कह रहा हूं। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उसमें जिस तरीके से इंडिया भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि डिफेंस के लिहाज से जो देखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स जब आप पढ़ते हैं, जब आप एक टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो जाहिर है उन्होंने राफेल तैयारे खरीदे तो उसकी मेंटेनेंस तो इंडिया के अंदर होगी। तो वो फ्रांस ने उनको टेक्नोलॉजी उसके साथ ट्रांसफर की है। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि जब F-16 खरीदे गए थे तो साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को निगलेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर F-16 जो है वो ग्राउंड रहते हैं, वो फ्लाई करने के काबिल नहीं होते क्योंकि पार्ट्स अमेरिका से जाते हैं। पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट के सामने अमेरिकी डॉलर सीना तान के खड़ा हो गया है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि नारों के सामने हमारी स्टॉक एक्सचेंज को इतना फर्क पड़ा कि सरमायाकार रूठ गया है। पेट पर पत्थर बांधकर अफगानिस्तान की मदद के दावों के सामने हमारा अपना रुपया डॉलर के पहाड़ तले दबा दिखाई दे रहा है। अभी तक अमेरिका ने हम पर किसी इक्तिसादी पाबंदी का ऐलान किया है और ना ही कोई बिल बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर हुआ है, मगर पाकिस्तान का हर शहरी यूं लगता है कि बिल बिला उठा है। अहम बात यह नहीं है कि क्या महंगा होने जा रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि क्या है जो महंगा नहीं होगा। डॉलर कहां तक उड़ान भरेगा, डॉलर के सामने रुपया और कितना बेबस दिखाई देगा, डॉलर थमेगा या मजीद आगे बढ़ेगा। सवाल तो यह भी है कि डॉलर इसी तेज रफ्तारी से बढ़ता चला गया तो इसे रोकेगा कौन और ब्रेक कहां लगेगी। आखिर कब तक रुपए को वेंटिलेटर के सहारे रखा जाएगा। इन्हीं सवालात के बीच आज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रुपया एशिया की बदतरीन कारकर्दगी की हामिल करेंसी बन गया है
अगले चंद माह के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर तेजी से बढ़ेगी। खदशा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 180 दर्जे गिर जाएगा। रुपए की तनज़ली का सिलसिला अगले बरस भी जारी रहेगा। इम्कान है कि 2022 के आगाज में $1 200 रुपए का हो जाएगा। यही नहीं बल्कि अगले चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई का एक बड़ा तूफान आने का खदशा भी है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक करेंसी की कदर की वजह पाकिस्तान की बिगड़ती हुई तिजारत, सख्त अमरीकी मालियाती पॉलिसी, पाकिस्तान से बाहर और अफगानिस्तान में अमरीकी डॉलर के बहाव के बाइस है। मुल्क में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन पहुंचा हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आम आदमी सख्त मुश्किलात से दो चार है। पेट्रोल और डॉलर की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिससे मजदूर तबका ज्यादा मुतासर हो रहा है। इसी तरह परेशानियों के बीच आज हुकूमत ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान 7वीं मरतबा अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली है। ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जानबूझकर किया गया है इसको, और इसकी वजह से तकरीबन 1656 बिलियन का कर्ज चढ़ गया है आज तक, एज वी स्पीक, विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर, और 66 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट इस पर चढ़ गया। तो आपके बजट पे प्रेशर, आपके डेट पे प्रेशर, महंगाई तो जो होगी वो तो होगी, और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि उनके जितने भी इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं जो तकरीबन ऑन एवरेज 60% होते हैं, उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस वक्त आवाम की सबसे बड़ी परेशानी महंगाई है। रुपया बेकदरी की नई पस्तियों में गिरा है। डॉलर 173 की नई रिकॉर्ड बुलंदियों पर है। पेट्रोल फिर से महंगा होने की खबरें आवाम का दिल दहला रही हैं। 1 अक्टूबर से पेट्रोल 5 रुपए महंगा होने का इम्कान है। फैसला वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म की मुशावरत से करना है। बिजली की बात करें तो फी यूनिट कीमत भी 2 रुपए तक इजाफे की खबरें हैं। अब ये खबरें सुनकर आवाम घबराए ना तो क्या करें। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर नई तसल्ली दे दी है। वो नई तसल्ली लेकर आ गए हैं। कहते हैं महंगाई की ये लहर आर्जी है जो सी पैक मनसूबों की रफ्तार तेज होने से खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब अवाम का हाल ये है कि खुशी से मर ना जाते गर एतबार होता, क्योंकि 3 साल से यही तसल्लियां सुनते सुनते अब अवाम के कान पक चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी क्या करे, कभी IMF के मुतालबे, कभी कोरोना के झटके और कभी अपोजिशन के सियासी धक्के उसे संभलने ही नहीं दे रहे। फिर भी कोशिश जारी है और अब हुकूमत डॉलर कमाने का नया तरीका ढूंढ निकालने की कोशिश में एक तरीका निकाल लाई है। खबर यह है कि भंग की काश्त अब हुकूमत की ज़ेरे निगरानी होगी, जिससे तैयार होने वाली मसनूआत से 3 साल में $1 अरब ज़र मुबादला हासिल होगा। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने आज भंग की काश्त के सरकारी मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है, जिससे हासिल होने वाली भंग टेक्सटाइल और अद्वियात साजी में इस्तेमाल होगी। यह मनसूबा कामयाब होता है या नहीं, इसके लिए लंबा इंतजार करना। हुकूमत एक नया प्रोजेक्ट ले आई है कि भंग की काश्त का, और ये $1 अरब इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात फवाद चौधरी साहब ने बात कही है। देखिए माशाल्लाह, मैं दाद दूंगा कि इमरान खान साहब के पास जितने ज़हीन और फ़तीन लोग हैं और जितने बड़े बड़े दिमाग हैं, यकीन जाने यही दिमाग ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में भंग जो है वो उगा कर हम दुनिया में अरबों डॉलर कमा सकते हैं। इससे बेहतर दिमाग इमरान पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है खान साहब को। इससे बेहतर लोग जो हैं वो नहीं, मेरा ख्याल है कि इतने ज़हीन फ़तीन लोग जो हैं ये कि आप सोचें कि वो इस क्राइसिस में वो ये कह रहे हैं कि भंग उगाएं और भंग के ज़रिए से डॉलर कमाएं। उसामा साहब, बाबडोर साहब, मेरी एक अर्ज़ सुन लें, मेरी एक अर्ज़ थोड़ी सी हकीकतें सुन लें। यहाँ पर गवर्नेंस के ये हालात हैं कि 11 बजे से पहले कोई बंदा कोई अफसर अपने दफ्तर में नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि लाइन लॉसेस हो रहे हैं। यहाँ पर मैं लाहौर के अंदर मैं आपको ले जाता हूँ, अंधाधुंध खुले आम सरे आम बिजली चोरी हो रही है। गवर्नमेंट उस लाइन लॉसेस पे तो काबू नहीं पा सकती, और गवर्नमेंट सोच रही है कि जी हम भंग उगाएंगे और उससे डॉलर कमाएंगे। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या अप्रोच है इन लोगों की। आपकी वैसे जो बरामदात और दरामदात है उसमें डिस्पैरिटी आप देख लें कितनी है। डॉलर आपका 173 पे चला गया। डॉलर को अफगानिस्तान में फ्लाइट से आप रोक नहीं सकते। मुल्क में महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आज भी तमाम दिन खबरें चलती रही हैं कि आटा, अब जो चक्की का आटा है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत किसी सूरत इस हुकूमत के काबू में नहीं आ रही है। क्यों, इसकी वजूहात क्या हैं? और स्टूडेंट्स इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। डी चौक पर वो मौजूद।
दहशतगर्दों का शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले के नतीजे में फ्रंटियर कोर के 4 जबकि लेवी का 1 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। शहीद होने वालों में 35 साल हवलदार जाहिद, 28 साल लांस नायक उमर शामिल हैं। दीगर शोहदा में लांस नायक अब्दुल मजीद, सब इंस्पेक्टर जावेद शामिल हैं। आपको बता रहे हैं कि दहशतगर्दों का शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। यही कहते हैं ना ये कि हम आईन को नहीं मानते, पहले हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे इंडिया की मदद से, तालिबान अफगानिस्तान की मदद से, और बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, पहले 7 अजला पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, फिर करेंगे पूरे मुल्क पे। क्या मुज़्ज़िका खेज़ है, हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। और वो उनका दावा है कि तालिबान भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के तालिबान भी यही कहते हैं ना ये कि हम आईन को नहीं मानते, पहले हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे इंडिया की मदद से, तालिबान अफगानिस्तान की मदद से, और बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, पहले 7 अजला पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, फिर करेंगे पूरे मुल्क पे। क्या मुज़्ज़िका खेज़ है, हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। और वो उनका दावा है कि तालिबान भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के तालिबान भी। नमस्कार दोस्तों, एक और हमला हो चुका है TTP का पाकिस्तान के ऊपर वजीरिस्तान में, और कहा जा रहा है कि 4-5 से लेकर 10 लोग मारे गए हैं, मतलब सैनिक और ये सब कुछ मिलके। अब इससे मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि 1.5-2 महीने के अंदर अंदर एक हमला होता था, उसके बाद महीने में एक हुआ, उसके बाद 2 हफ्ते में, फिर 1 हफ्ते में। अब सिचुएशन ये है कि रोज़ाना हमले होते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक दिन में 2-2, 3-3 हमले हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में। ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन भी ख़राब है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी ख़राब है, स्टेबिलिटी है नहीं, बेरोज़गारी, महंगाई इतनी बड़ी मात्रा में है कि उनको कहीं से भी अच्छी न्यूज़ मिल नहीं रही है पाकिस्तानियों को। अब ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के लोग फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, और जब ये लेवल बढ़ता रहेगा तब जाकर वो, मतलब होता है ना कि कोई भी कंट्री कितने भी जुल्म कर ले, जब तक एक पारा नहीं चढ़ता तब तक सिविल वॉर नहीं होती। लेकिन अब पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके से शांति है नहीं पाकिस्तान के लोगों को। अगर आप किसी डिक्टेटर के अंडर भी है, लेकिन आपके पैसे आपको खुल के मिल रहे हैं, आप अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता रहे हैं, तो आपको कोई फ्रस्ट्रेशन का कोई लेवल बढ़ेगा नहीं। लेकिन कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ाएगा और उतरेगा गवर्नमेंट पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कि हमसे बहुत से लोगों को पाकिस्तान में यही बताया गया, बल्कि हमें भी इसके ऊपर बार बार कहा गया, हम भी यही यकीन करने लगे कि वाकई हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं, रॉ हो या CIA हो या मोसाद हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ये साजिश कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये इसके ऊपर रोशनी डालिए कि आखिर यही कहते हैं ना ये कि हम आईन को नहीं मानते, पहले हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे इंडिया की मदद से, तालिबान अफगानिस्तान की मदद से, और बेगुनाहों को कत्ल करेंगे, पहले 7 अजला पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, फिर करेंगे पूरे मुल्क पे। क्या मुज़्ज़िका खेज़ है, हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाएगा। और वो उनका दावा है कि तालिबान भी हमारी मदद करेंगे। अच्छा, अफगानिस्तान के तालिबान भी। और ये सारे ग्रुप फिर से मुत्तहिद हो रहे हैं, भत्ता लेने के वाक़यात हो रहे हैं। CNN को उसने इंटरव्यू दिया, चलो भत्ते पे बात है। CNN को इंटरव्यू दिया, अफगान तालिबान को मुबारकबाद दी और ये कहा कि सारे आलम इस्लाम की फतह है। और ये कहा अगर अफगान तालिबान अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं तो हम पाकिस्तानी फौज को शिकस्त दे सकते हुए हैं। ISKP, दाइश जो खुरासान खुद को कहते हैं, वो भी जंग कर रहे हैं, और TTP भी। और TTP तो बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयां कर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी भी लेती रही है धड़ल्ले से कुलम खुला। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो बात कर रही है वो फिक्शन है, जो बातचीत है जंगबंदी है, नाम नेहाद जंगबंदी है। जिनके साथ जंग नहीं है उनके साथ जंगबंदी कैसी, जंगबंदी का मतलब क्या है? और जिनके साथ जंग है वो कह रहे हैं कि हम जंगबंदी नहीं कर रहे। और जैसे आपने कहा, उन्होंने आज ही हमला किया है, 5 जो सिक्योरिटी के अफराद को शहीद किया उन्होंने। तो अपने ख्याल में वो स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहे हैं, लेकिन मुझे डर ये है कि स्ट्रेटेजिक खेल में खुदा न खास्ता इस मुल्क को इस तरह न फंसा दें। और मुझे लग रहा है ऐसे कि उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल झगड़ा ये है कि चीन के खिलाफ तैयारी है। मगरिब जो है वो, उसने अगर ये अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करने में
एक तरह से मदद की है, मगरिब ने भी की है जी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का तो एक पुरानी स्ट्रेटेजी यही है, लेकिन इस दफा मगरिब ने भी पूरा साथ दिया है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि चीन के बेल्ट एंड रोड को उसकी सरहदों में रोका जाए, ये था। अब अगर पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेता है मगरिब के इस खेल में तो ठीक है, नहीं हिस्सा लेता तो फिर तो ये भी मैं आपको बताऊं कि पूरा मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा, और ऐसे कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे कि हमें दिन को सितारे नजर आ जाएंगे। सीरिया छोटा सा मुल्क है, सीरिया छोटा सा मुल्क है, इराक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उनको तबाह कर दिया गया है। ये ऐसे मुल्क हैं जो हमारे मालाकन डिवीजन के बराबर उनकी आबादी होगी, यानी एक एक मुल्क की, लेकिन उनको तबाह कर दिया गया क्योंकि मिडिल ईस्ट की सियासत में उनसे खतरा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क का भी हशर उसी तरह से करने जा रहे हैं। हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है, और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हमारी बदनामी ज़्यादा है, और इंडिया और हिंदूज़ की इतनी बदनामी नहीं है। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग हैं। तो आगे आ रहा है। इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है, इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है, इंडिया जो है बड़ी उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है हिंदुइज्म के बारे में कि क्या हिंदुओं की कोई तारीख है, हिंदुओं का कोई ऐसी हिस्ट्री है जिससे किसी और रिलीजन के लोगों को डरना पड़ता था। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदुओं ने कोई मुस्लिम पर इन्वेजन किया, या फिर हिंदुओं ने क्रिश्चियन पर, ज्यूज़ पर, या फिर किसी और कम्युनिटी पर आपने कभी अटैक किया? नहीं, कभी नहीं आएगा। उल्टा हिस्ट्री में ये दिखेगा आपको कि जो भी एक माइनर से माइनर कम्युनिटी या फिर माइक्रो कम्युनिटी जो भी होगी ना, वो भी आपको इंडिया के अंदर मिल जाएगी। जैसे पारसी देख लीजिए, ठीक है, जूइश है, जूइश का 2 ही जगह पर वो सेफ है, पहले तो इजराइल और दूसरा इंडिया। यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई जो इस्लाम है ना, वो दुनिया के लिए खतरा बना है, जिहाद या फिर अब जो भी रास्ता काउंट कर लो, क्रिश्चियनिटी भी बना है। ये तो तीसरा सबसे बड़ा जो रिलीजन है, या फिर आप कह सकते हो कि जो धर्म है, वो है हिंदुइज्म, ठीक है। क्या वो कभी किसी के लिए कभी खतरा बना है? कभी नहीं। 1% भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुओं का टारगेट ऐसा है। क्योंकि देखिए, मुस्लिम का है ऐसा कि भाई आज नहीं तो कल जो पूरी धरती पर है उस पर इस्लाम का परचम वो करना है, वो ऐसा करना है। हिंदुओं की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। दूसरा ये कि जी दुनिया जो है हमें बड़ी तनकीद करती है, और ये जो हिंदुस्तान में हो रहा है उतनी तनकीद नहीं करती। उसका बड़ा सिंपल आंसर है कि इस्लाम जो है, हिंदू मज़हब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है, और हिंदू जो है जो एक्सपोर्ट हुए वो वहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। मुसलमान तो 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, मुल्क हैं जहाँ इस्लाम है। हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं हैं जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो, या कन्वर्ट की। उल्टा हुआ। इसलिए दुनिया, हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है, और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया है? नहीं। हिंदू एक्सट्रीमिज्म इंडिया के बाहर नहीं है जी। हमारा जो इस्लाम का जो झंडा है वो हमने हर जगह पे बुलंद किया हुआ है, और वहाँ पर इंतहा पसंदी भी है, जिसकी वजह से हमारी बदनामी ज़्यादा है, और इंडिया और हिंदूज़ की इतनी बदनामी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की जो सेकुलर रियासत है वो ख़तरे में है। नरेंद्र मोदी ने बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं, मगर उनकी आइन अभी तक सेकुलर है, उसमें तब्दीली नहीं की उन्होंने। तो अभी मगर रियासत उनकी जो आइन है वो अभी भी सेकुलर है। हमारी रियासत भी नाम में तो इस्लामी रियासत थी शुरू से, मगर जिस तरीके से ज़ियाउल हक साहब के बाद इसको डंडे के ज़ोर के ऊपर इस्लामी रियासत बनाने की कोशिश की गई, तालीम का सिस्टम चेंज किया गया, बहुत कुछ चेंज किया गया, वो अब रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए आपका ये जो प्रॉब्लम्स आपके आ रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी जो है, ये बड़े मुश्किल मसला है। रियासत ने कोई अटेम्प्ट नहीं की थी, पाकिस्तान की रियासत ने, कि वो जो ज़ियाउल हक साहब जो ज़्यादती कर गए थे उसको वापस तब्दील करने भी। नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने इसको और स्ट्रॉन्ग किया, मोहतरमा जब आई उन्होंने इसको कमज़ोर नहीं किया।
मुशर्रफ जब आए उन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की, फिर रिएक्शन आया, फिर उसको छोड़ दिया। और अब ये वन सिंगल नेशनल करिकुलम जो इमरान खान साहब रियासत मदीना और ये सब बातें कर रहे हैं, इसके साथ और हालात खराब हो रहे हैं। कि इंडिया का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास 1 बिलियन लोग हैं। हैं। तो आगे आ रहा है इंडिया की भी तो एक है ना, एक खुद मुख्तारी है, उनका एक हिस्टोरिकल इमेज है। वो कभी नॉन अलाइंड मूवमेंट के वो हेड होते थे, वो लीडर होते थे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने ऑप्शंस ओपन रखता है। आप ठीक है ना, जिस तरह आपने रूस का जिक्र किया, जिस तरह उन्होंने जो जहाज लिए, उन्होंने फिर अमेरिका के जहाज लेने से बजाय। सवाल साथ ये भी पैदा है ना कि इंडिया जो अब विंडो देख रहा है वो इसलिए देख रहा है कि उसको पता है कि पता नहीं अमेरिका आता है नहीं आता साथ। क्या रशिया चाइना से अलग हो रहा है भी, और क्या इंडिया के साथ जाएगा? और जब आपको नहीं पता कि कौन कहां बैठ रहा है, तो फिर अक्लमंदी ये होती है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखो, जैसे भारत ने रखे। देखिए ना, इंडिया अक्लमंद मुल्क है। इंडिया जो है बड़ी एक उनकी हिस्ट्री है, वो समझते हैं इन बातों को। वो उन्होंने भी अर्थशास्त्र उन्होंने भी पढ़ी हुई है। मेरा सवाल ये तो वो ये कहते हैं कि फिर आप जो है आप रूस से कुट्टी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कल खुदा ना खास्ता जंग होती है, आई डोंट थिंक होगी एंड आई होप नहीं होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में अब उसकी जंगें भी फर्क हो रही हैं। लेकिन अगर होती है तो मैं आपको किसी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि फलाना फलाने के साथ, कि ये जब फोन उठाएगा चीन तो ये मेरे साथ आ जाएगा, या फोन उठाएगा अमेरिका तो ये मेरे साथ आ जाएगा। और ये ही दुनिया जो है दोनों को समझाने की कोशिश कर रही है कि यार एक अच्छी खासी दुनिया बनी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा, इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो IT में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें, उनके मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज्म के सिलसिले में भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब तक हम ये सुनते आए थे कि अमेरिका के अंदर जो रिचेस्ट कम्युनिटी है वो इंडियन कम्युनिटी है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और इसीलिए हम ये काउंट करते हैं कि वहाँ जाकर इंडियंस ने झंडे गाड़े हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर दूसरी सिचुएशन देखो कि दुबई जैसी जो जगह है वहाँ पर भी अगर आप इंडियंस देखो तो बहुत बड़ी तादाद में है। कई सारे एरिया तो आपको इंडिया ही लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और सिचुएशन है कि भाई वहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो सबसे अमीर कम्युनिटी में आती है। और आप ये भी कह सकते हो, पिछले दिनों तो मैंने पाकिस्तानी मीडिया में भी ये भी सुना था कि भाई यहाँ पर जो दुबई के अंदर जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, उसके पीछे इंडियन कम्युनिटी डेफिनेटली होती है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में है। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो दुबई में इंडियंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसी चीज़ पर बात हो रही है कि एक तो UAE और सऊदी जैसे कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मान लीजिए कि एक समय पर UAE और जो सऊदी है इंडिया से विपरीत चलने की भी ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा उनसे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या लगता है हु इज़ द किंग ऑफ एशिया? एशिया में हमारे तो काफ़ी कंट्रीज़ आती हैं, बट आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश कौन सी आने वाली हुकूमत करेगा? आने वाले ईयर्स में किसकी बादशाहत होगी? तो बांग्लादेश को आप साइड पे कर दें, क्योंकि बांग्लादेश के जो हालात ठीक हैं वक्ती तौर पर हुए हैं। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना अभी तो कह सकती हैं, लेकिन जो मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिस तरह से इंडिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले अगले कुछ 8-10 साल या 20 साल बाद जो होगा वो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया में आप देखें वो हर चीज़ जो कंपनीज़ पहले चाइना में थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में शिफ्ट हो रही है। और इंडिया उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहा है जिसकी वजह से कंपनी ना चाहते भी वहाँ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा, जो हर बात लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इंडिया इज सच अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर देम कि वो समझते हैं कि वो
उसको वाकई ही जो है वो मिडिल ईस्ट में रोल प्ले करना चाहिए। डायस्पोरा भी काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई है मिडिल ईस्ट में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर आप दुबई में जाएंगे तो देखेंगे कि इंडियंस मतलब उनकी इकोनॉमी, सबसे अमीर कम्युनिटी दुबई में इंडियंस की है, बिजनेसेस वाइज और अदरवाइज मैनेजमेंट में भी। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। इंडिया इज रैपिडली अभी 5वीं या 6वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, और चंद करीब इट विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप उससे परे भी रह नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। और इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया जो है वो कर सकता है। इंडिया ने ऑलरेडी पहले भी बहुत उसकी आप देखें कंट्री पाकिस्तान से तो बेटर ही है। तो आपको क्या लगता है कि नहीं है, उन्होंने नहीं दी हैं जो इंडिया ने दी हैं। तो इंडिया ने कौन कौन सी अभी तक आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ दी हैं? इंडिया ने जॉब की बहुत दी हैं, बहुत सारी लोगों को जॉब की भी हैं। उसके अलावा इंडिया जो है वो हमारे पाकिस्तान से और काफ़ी बेटर है। मुझे तो ये लगता है कि वो बेटर है। तो आपका एजुकेशन, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है, किसकी बेहतर है? एजुकेशन देखें, मेरे खुद के बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी न्यूलैंड्स में है, लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि हमारा वहाँ का जो छोटा सा स्कूल भी है वहाँ के बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और जो हमारे यहाँ पे हम इतनी हाई लेवल पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी फीसेस देते हैं, इतना पे करते हैं, तो हमारे बच्चे आज तक इंग्लिश नहीं बोल पाए, अभी तक प्रॉपर इंग्लिश उनको नहीं आती है। और इंडिया के बच्चे जो हैं अब आप छोटे छोटे देख लें इंग्लिश, आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब दुबई में भी आप देखें, दुबई में भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी इंडिया के इतने लोग हैं। इंडिया आई थिंक आधा इंडिया तो दुबई में ही है। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है अब अमेरिका में छा गया है, काफी उसका इन्फ्लुएंस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि अनकरीब कैबिनेट में भी आप देखने लगेंगे बड़े बड़े ओहदों पर इंडियन अमेरिकन। तो ये एक्नॉलेजमेंट तो अब वाइड स्प्रेड हो चुकी है, मतलब इट इज गॉन बियॉन्ड द एलीट। मीडिया से हट करके पॉपुलर कल्चर में भी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इंडिया के साथ बहुत अहम ताल्लुकात है। और अगर कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट 2004 या 2008 में, तो यू कैन सी दिस विल गो फर्दर ऑन। दूसरी चीज, क्वाड की बात, मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, इंडिया इज अ बिग बिग मार्केट भाई। आप देख रहे हैं 500-600 मिलियन की मिडिल क्लास हो गई है, इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप और इंडिया दोनों ने पिछले 3-4 साल में रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदे हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अमेरिका में आजकल एक लॉ पास किया गया है जिसके तहत अगर रशिया से मिलिट्री एड खरीदते हैं आप हथियार, तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, बिकॉज यू आर इन ए वे सपोर्टिंग रशियाज मिलिट्री इंडस्ट्री। तो टर्की पे तो सैंक्शंस लग गए। हालांकि टर्की एक नेटो एलाई है, अमेरिका का इतना पुराना दोस्त है। टर्की में अमेरिका के जो यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन स्टेशन है वो तुर्की में है। उसके बावजूद तुर्की पे सैंक्शंस लगे। इंडिया ने भी वही हरकत की 2018 में। टर्की ने $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे रशिया से, इंडिया ने $5.5 बिलियन के S-400 खरीदे जो अभी डिलीवर हो गए। इंडिया के ऊपर अभी तक सैंक्शंस वगैरह उस पर नहीं लगे। सो क्लियरली नेशनल सिक्योरिटी वेवर्स आते रहेंगे। That is an indication of the growing strength of US need for India. इंडिया की जो जरूरत है अमेरिका को, उसका आप देख सकते हैं ये नतीजा। बिल्कुल ठीक है कि ये द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ऑब्वियसली इंडिया का वो इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली अब वो यूएस गवर्नमेंट के पास उस तरह की चॉइसेस जो है वो नहीं रही। सर, हम इतना जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैशियत के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी बना रहे हैं। और जहाँ तक पॉवर्टी अगर मैं कहूँगा ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, तो वो उनकी गवर्नमेंट जानती है उसने कैसे हैंडल करना नहीं करना। पॉवर्टी आप जानती हैं जैसे पॉवर्टी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में पॉवर्टी किस जगह पे नहीं है। इवन का जो अगर मीडिया का दूसरा रुख देख लें, अगर मीडिया का दूसरा रुख देखें तो अमेरिका में भी पॉवर्टी आपको मिल जाएगी। पॉवर्टी हर जगह पे होती है कंपनीज़ को। तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में इंडिया ही सुपर पावर होगा, क्योंकि वो आईटी में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरे शोबे भी देख लें उनके, मेडिकल के हवाले से भी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मेडिकल टूरिज़्म के सिलसिले में भी आते हैं। और इवन के पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे तो पाकिस्तान से भी लोग जाया करते थे लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। तो उम्मीद यही है कि इंडिया जो है चाइना को कड़ी टक्कर देने वाला है और हो सकता है कि इंडिया ही फ्यूचर की
ये सिर्फ मीडिया है जो आपको एक तस्वीर का एक रुख दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। तो आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बोला गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट अभी तक जो इतने साल ईयर्स गुजर गए हैं, इंडिया की गवर्नमेंट ने कितने हद तक काम अपना सरंजाम अच्छे से दिया? देखिए, इंडिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो बेशक वहाँ पे चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके थिंक टैंक्स वही हैं। तो वहाँ पे अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो अगली गवर्नमेंट भी उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करती है। तो ये चीज़ उनके लिए शायद यही वजह है कि वो एक तसलसल के साथ जो है वो अपने प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहाँ पे इंडिया में जो है बच्चा छोटा सा हो, इंग्लिश में बहुत अच्छी बात करता है हमारे पाकिस्तान की निस्बत, और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी ग्रोइंग बहुत ज़्यादा, ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई होती है। हमारे पाकिस्तान में स्कूल्स और टीचर्स इस तरह से नहीं है। ये तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब इंग्लिश की तरफ मूव कर रहे थे तो इसको क्यों वापस लेकर आए हैं? मतलब इसको ऑक्सफोर्ड से दोबारा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ क्यों मूव किया? तो आपको नहीं लगता इकोनॉमी के लिहाज से कौन बेहतर है? इकोनॉमी के लिहाज से तो इंडिया ही बेहतर है, क्योंकि वो मूव ऑन कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं। तकरीबन आप कहिए 2005 में जो बहुत ही अहम ईयर है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई है, बेसिकली अमेरिका ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेजिटिमाइज कर दिया इंटरनेशनली 2005 में। वो पराया स्टेटस खत्म हो गया। तो 2015 से लेकर अब तक अमेरिका इंडिया को बेसिकली नर्चर कर रहा है टू बिकम ए मेजर एलाई इन एशिया, खासतौर से पिवट टू एशिया के बाद से। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट, बट बेसिकली इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्री लंच, it wants to eat but not pay the bill. हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा। और थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ अब नॉर्मल चीज़ें आ गई हैं। हमारी भी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के हवाले से ये खूबसूरत चीज़ें देख के कि वहाँ पे वो गले लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसा है ना कि अगर कोई बंदा ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी चाहे कि भाई ये जो इस्लाम है ना बाहर से आया है, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, और अपना एक, भले ही वो इस्लाम को फॉलो कर रहा हो, भले वो मुसलमान हो, लेकिन अगर ये चीज़ वो बाहर रखने की भी कोशिश करेगा ना तो फिर वो यहाँ पर उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, और कोई ना कोई उस पर चार्ज लगाकर उसको अंदर कर दिया जाएगा। और अंदर कर देने तक भी अच्छा है, ब्लास्फेमी अगर लगा दिया तो फिर उस पर सीधा जानलेवा हमला भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है कि जो हिंदुइज़्म है तो हज़ारों साल पुराना रिलीजन है, और ये देखिए इस्लाम है या फिर क्रिश्चियनिटी आप काउंट कर सकते हो कि कितने साल पहले आए, हिंदुइज़्म आप काउंट नहीं कर सकते। और ये सिखिज़म, जैनिज़्म या फिर आप कह सकते हो कि बुद्धिज़्म, ये जो है ना वो हिंदुइज़्म से निकले ही पहले एक पंथ थे, ठीक है। पहले एक जो एक जीने की एक क्या कह सकते हैं कि अब लाइफस्टाइल थी। उसके बाद जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े तब एक रिलीजन हो गया। अगर आप सिखिज़म में अगर आप काउंट करो तो जो उनके फाउंडिंग जो गुरु है, अगर उनके फादर को आप काउंट मतलब उनके नाम सर्च करोगे तो आपको हिंदू ही मिलेंगे, शायद खत्री है, ठीक है। जैनिज़म में भी, बुद्धिज़्म में भी बिल्कुल ऐसा है कि पहले वो हिंदू ही थे, और जैनिज़्म में भी बिल्कुल ऐसा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। लेकिन 1400 जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है, लेकिन जैन मत तो यहीं से है, हिंदू मत भी यहीं से है। हिंदू मत की तो हजारों साल पुरानी, अब कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है उनकी, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। लेकिन ये कि वो मतलब है कि वो
कहीं लिखी हुई हिस्ट्री नजर नहीं आती, हिस्ट्री कि कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। बाद में ज़ाहिर देवता हैं, हम शिव जी हैं और राम जी हैं, बाकी उनके देवता, लेकिन वो जो स्टार्ट कैसे होता है वो फिर हमें वो एग्जैक्ट जो है वो हजारों साल पुराना, इतना हमें पता है, इतना इल्म है। लेकिन उसके बाद ये है कि जो जैन मत है, ये जो सिख मत है उसका तो, या जो बुद्ध मत है, तो ये तो प्योरली वहां के हिंदुस्तान की मज़ाहिब है ना, मतलब, और हिंदू मत के बहुत बाद आए, ये तो चंद सौ साल पुराने हैं। यानी जो जैन मत है वो तो सिख मत के साथ ही है, सॉरी बुद्ध मत के साथ है, ठीक है। यानी 10 साल का फर्क था गौतम बुद्ध में और महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा तो इज्जत से कहते हैं जाहिर है, और सिद्धार्थ उनका नाम, और गौतम बुद्ध, तो 10 साल का फर्क है उनके दरमियान और महावीर जी के दरमियान। महावीर जी वो हैं जो कि जैन मत के हैं। अच्छा, जैन मत और हिंदू मत में फर्क बड़ा मामूली सा फर्क है। आप हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सरवारकर ने पहले बात कर जो एक नारा लगाया, ये 100 साल भी नहीं हुए भी, और उसने नारा लगाया, और ये नारा जो है ये मुझे तो ये भी नहीं पता इज्म कहां से आ गया लफ्ज। ये जो इज्म, हिंदुइज्म क्या है, मतलब देखें ना, एक तो हिंदू का लफ्ज है, वो तो हिंदुस्तान में रहने वाले, मतलब सारे ही हिंदू एक जमाने में उनको कहलाने लगे। ये ईरानियंस ने वर्ड, वहां पे उनके भगवान हैं, उनके देवता हैं, उनकी रसूमात हैं, एक मजहब है हिंदू मजहब। ये एक सियासी नारा है, ठीक है ना। हिंदुत्व एक सियासी नारा है जिसका कोई वजूद ही नहीं था ये सावरकर के आने से पहले। जो आम हिंदू हैं वो जात पात के ऊपर नहीं बिलीव करते बहुत ज्यादा, मतलब, लेकिन ये जो हिंदुत्व वाली आई है चीज सारी, ये जो है इन्होंने तो बिल्कुल जात पात, दलितों को अलग कर दिया, ये कर दी वो, और एक पॉलिटिकल नारा। यानी अगर हम उससे सादा अल्फाज में पूछे ना कि हिंदुइज्म में और हिंदुत्व में क्या फर्क है, तो मैं कहूंगा ये एक मजहब है, ये एक सियासी नारा है। मैं बात कर रहा हूं कि ये मोहब्बतों की ही सरजमीन है सारी। यहां सारा जो पूरा यहां पर ये जो ये है ना, इसमें ये मोहब्बत, यहां पर ये कभी तस्वुर ही नहीं रहा इस इलाके में कि जी, और एक जमाने में पाकिस्तान में था, शुरू में नहीं था, बाद में आ गया था दरमियान में, ये कोई 80s के अंदर से, उसके बाद आज अब देखें सोसाइटी निकलती है, तो यहां पे एक नॉर्मल पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा। और थोड़ी देर के लिए बीच में कुछ अब नॉर्मल चीजें आ गई हैं। हमारी भी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी मुतहर्रिक है, और उनकी बातें सुन के और ये मजहब के हवाले से ये खूबसूरत चीजें देख के कि वहां पे वो गले लगा रहे